बीएससी क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस लेसन में जो 11th क्लास के लिए चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 के बाद आज पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें सेकंड पार्ट के रूप में देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने कुछ यूनिट की चर्चा की थी, मेजरमेंट की चर्चा की थी। यूनिट में जो ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट 7 ऐसे बेसिक यूनिट उनकी बात की थी। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स हमने दिया था कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं जो 10 के पावर के रूप में रहते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है, तो उसको याद करने के लिए। तो आज उसी के आगे चलते हैं। जैसे यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स लाइक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसका हम लोगों ने सिंबल, उसका ऐसा यूनिट भी देखा था। इसके अलावे और जो होते हैं क्वांटिटीज, उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? तो जो बेसिक क्वांटिटी में किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, पावर बढ़ा करके कुछ जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी में एरिया, तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो L इंटू बी होता है। तो लेंथ जैसे यहाँ पर है तो लेंथ हुआ, अब ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ ही हुआ। इसको एक स्पेशल केस में जैसे हम मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है तो इसका हम लेंथ ले लिए तो ये हमारा ब्रेथ हो गया। तो ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो L इंटू बी, तो ये लेंथ है, ये भी एक तरह का लेंथ है। तो ये लेंथ इंटू लेंथ से डिपेंड कर रहा है एरिया। लेंथ को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? बेसिकली एक लेंथ है, और उसको हमने टाइम से डिवाइड किया तो हमारा स्पीड मिल गया। तो इस तरीके से जो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जिस फार्मूला से डिराइव्ड क्वांटिटी निकाला गया है, उसमें उस क्वांटिटीज के अगर हम एसआई यूनिट को लिख करके या सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको उसके डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाती है। जैसे एरिया लेंथ इंटू लेंथ किया गया, तो इसका यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, और फिर मीटर, तो मीटर इंटू मीटर तो हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ एरिया तो क्या होगा? लेंथ का यूनिट इंटू लेंथ का यूनिट, यानी मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाता है हमारा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का ऐसे ही निकाल लेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पीड का निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डिफरेंट एरियाज हम लोग डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट के ऐसा यूनिट्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि अगर हम कुछ निकालते हैं, मेजर वैल्यू लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। पॉइंट हो सकता है, पॉइंट के बाद भी नंबर जा सकता है, उसके पहले भी नंबर जा सकता है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग लिखने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड आप नंबर को लिखना क्लास 7th 8th के मैथ में पढ़े होंगे। यहाँ थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, किसी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है 34302, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सब 1 डिजिट रखना है लेफ्ट साइड में, और वो डिजिट कैसा होना चाहिए? तो नॉन जीरो डिजिट, यानी 1 से लेकर के 9 के बीच का कोई भी एक डिजिट रख करके, और उसके बाद हमको पॉइंट लगा देना है। और उसके बाद जितने भी नंबर्स डिजिट्स हैं, सारे डिजिट को वैसे ही लिखेंगे। तो जैसे 34302 है तो 3.4302 हम लिख दिए। अब इसके बाद तो ये वैल्यू तो 34,302
था और यहाँ हमने लिखा 3.4302, तो इसका मतलब कि हुआ इसमें नंबर कितना है, मेन 3 है, उसके बाद ये 4 से छोटा ही नंबर है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमको 10 का पावर देना पड़ता है। तो 10 का पावर हम कितना देंगे, तो 10 का पावर देने के लिए देखिए इसमें पॉइंट हम लेफ्ट साइड लेकर के गए हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड, तो इसमें तो पॉइंट कहीं दिया नहीं है। तो किसी भी नंबर में पॉइंट अगर नहीं दिया होता है तो इसका मतलब कि पॉइंट उसके लास्ट में है, यानी 2 के बाद है पॉइंट। तो अब हम यहाँ लेकर चले आए हैं पॉइंट। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 प्लेस लेफ़्ट साइड में गए। तो जितना हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं 10 का पावर उतना ही ऐड करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो हम 4 प्लेस ले गए हैं तो 10 का पावर हो गया 4, यानी डेसिमल अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो 10 का पावर उतना ही प्लेस से, उतना ही नंबर से ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्टिंग पावर प्लस। और इसी को हम सिंपल वे में याद करने के लिए, लालू प्रसाद का नाम बिहार में बहुत ज़्यादा लोगों को याद रहता है तो हम इसको लालू प्रसाद रूल बोलते हैं। मैं बोलता हूँ इसको लालू प्रसाद रूल। तो लालू प्रसाद रूल में क्या है, लालू के लिए एल, प्रसाद के लिए पी। तो एल पी का मतलब क्या हुआ, एल और पी, ये लालू और ये प्रसाद। तो एल क्या कहता है कि लेफ्ट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, शिफ्टिंग चाहे लेफ्ट शिफ्ट, तो पावर क्या होगा, पावर प्लस, पावर प्लस। ये याद रखने का एक टेक्निक हो गया कि आप डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो 10 का पावर आप प्लस करेंगे। लालू प्रसाद रूल या एलपी रूल आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद तो अगर मान लीजिए कि यही चीज़ हमको दिया रहता कि 0.0003432 ऐसा दिया रहता, सेम नंबर है, केवल डेसिमल पॉइंट पहले कर दिया गया। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखते, तो इसको लिखते फिर वही बात, ये पॉइंट को हम यहाँ लेकर के आएंगे, यानी 3.4302 लिख दिए, इंटू 10 का पावर हमको लिखना है। तो हम क्या किए हैं, डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेस राइट साइड में ले गए हैं। तो जब 4 प्लेस राइट साइड में ले गए हैं और लालू प्रसाद रूल के अनुसार हम जानते हैं कि जब लेफ्ट शिफ्टिंग होगा तो पावर को प्लस करना है, ऐड करना है। तो अगर हम राइट में जा रहे हैं उसका उल्टा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया -4। तो यहाँ चूँकि 10 का पावर दूसरा कुछ नहीं था तो हम सीधे +4 और ये -4 किए। मान लीजिए कि इसमें पहले ही से लिखा रहता कि इंटू 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 लिखते और तब +4 यानी 10 का पावर 6 हो जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि इसमें भी इंटू में 10 का पावर कुछ दिया रहता, माइनस प्लस जो भी दिया हो, तो उसमें हम इतना पावर माइनस करते। तो इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं किसी भी वैल्यू का। तो आप कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो उसमें जो भी आंसर आएंगे उस सारे आंसर्स को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के रूप में ही एक्सप्रेस करेंगे। और ये बात आपको फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। 11th के फिजिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन है, सेकंड में आप शुरू कीजिएगा यूनिट मेजरमेंट, तो उसमें भी ये सारी बातें मिलेगी और केमिस्ट्री में भी मिलेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो होगा कुछ हद तक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका कॉमन हो जाएगा। पार्ट 3 से जो हम इसमें आएंगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आएंगे। लेकिन अभी तक जो आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ठीक सेम है। और एक सब्जेक्ट को बढ़िया से देख करके समझिएगा तो आप दोनों का एलिमेंट्री आइडिया आपको हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं और उसका मेजर्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड जब हम लिखते हैं तो मेजर्ड वैल्यू में जितना हम लोग लिखते हैं तो उसका लास्ट वाला नंबर, राइट साइड का सबसे नंबर होता है, डिजिट जो होता है वो हमारा अनसर्टेन होता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ का लेंथ लिख रहे हैं कि 11.54 मीटर और सेंटीमीटर,
कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए, किसी चीज़ का लेंथ है ये। तो इसमें 11 आपका फिक्स्ड है, ये 11 का मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, पॉइंट के बाद 5 के वैल्यू में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 4 जो है इसमें कुछ एरर हो सकता है। जब आप स्केल से मेजर किए होंगे 11.54 दे करके लिखे होंगे तो वहाँ पर 11.5 यहाँ तक करेक्ट आपका है वैल्यू, लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट है ये डिजिट आपका अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है, क्योंकि 4 में 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि हमारे मेजरमेंट के लिए आई ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है और आई की अपनी एक रिजोल्यूशन होती है कि उससे छोटे चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उतने छोटे चीज़ को ये क्लियर अलग नहीं देख सकता। तो ये सेंटीमीटर में है तो यानी सेंटीमीटर के 100वें हिस्से में दिया गया है। तो 4 के बाद एक्यूरेट वो 4 पर है कि 4 के बाद 1 होगा, 4 के बाद 2 होगा, 4 के बाद 3 होगा, अप्रॉक्सीमेटली कुछ हो सकता है, हमने उसको अनुमान लिया है। तो अनसर्टेन कोई भी मेजर्ड वैल्यू जब लिखते हैं तो इसमें लास्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, उसके पहले वाले तक के सब श्योर या सर्टेन वैल्यू बोले जाते हैं। तो किसी भी गिवन मेजर्ड वैल्यू में या दिए गए नंबर में जो भी वैल्यूएबल जो श्योर डिजिट हैं और लास्ट अनसर्टेन डिजिट, इन सब को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो जब हम डाटा किसी चीज़ का प्राप्त करते हैं तो उसमें पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन में, आप जेईई मेंस वगैरह में भी देखते हैं तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ तरीके हैं। तो इस रूल्स को हम लोग, आप बुक में भी पढ़िएगा तो पॉइंट वाइज मिल जाएगा, उस सारे रूल्स को हम लोग यहाँ पर ओरली अच्छे से समझ लेते हैं। 4-5 रूल हैं, उनको ध्यान दीजिएगा तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। और मैं उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कोई भी आपका वैल्यू है तो 1 से लेकर के और 9 तक के डिजिट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। तो 1 to 9 ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये ऑल सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है जीरो की। चूँकि हमारे पास डिजिट तो मात्र 10 है 0 से 9 तक, तो 1 से 9 तक कहीं भी लिखा जाए तो वो पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट है। तो अब तो हमारा डाउट हो गया केवल 0 पर। तो 0 के लिए क्या नियम है कि इफ 0 इज बिटवीन 2 non-zero digit, then it is significant। ये भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 11.005, तो इसमें 1 ये सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है और ये 2 0 आए हैं इनके बीच में है। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट? तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया। तो 0 अगर एक या एक से अधिक 0 हो और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसमें पॉइंट कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आता है तो वो आपका निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट होगा। तो 0 का एक केस तो मिल गया, 1 से 9 तक सब सिग्निफिकेंट। 0 अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट ही होगा। अब बात आती है कि 0 अगर नॉन सिग्निफिकेंट के बाहर है, मतलब या तो 0 शुरू में है और नहीं तो लास्ट में है,
तो क्या होगा। तो जब शुरू और लास्ट में होता है तो बस इतना भर रूल याद रखिएगा आप कि अगर पॉइंट दिया गया हो, पॉइंट अगर दिया गया हो नंबर में, तो पॉइंट के पहले भी जीरो है और पॉइंट के बाद भी जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जितने हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि 0.0030052, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए पॉइंट के पहले हमारा जीरो है और उसके बाद भी कुछ जीरो हैं। तो नियम ये कहता है कि पॉइंट के पहले जब जीरो हो तो वह जीरो या उसके बाद के जितने भी जीरो हैं पहले नॉन जीरो नंबर के पहले, यानी ये पार्ट, तो ये आपके सिग्निफिकेंट में नहीं रहेंगे। यानी सिग्निफिकेंट की संख्या कितनी हुई, तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हैं, ठीक है। और अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए और पॉइंट के बाद भी कुछ जीरो दिए जाएं, लास्ट में नंबर के लास्ट में जीरो दिए जाएं, तो लास्ट में जितने जीरो दिए जाते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि 0.0052000 ऐसा दिया गया है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ भी जीरो से स्टार्टिंग है और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो ये वाला आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इधर के जितने हैं, ये जीरो आपका लास्ट में पॉइंट नंबर है, तो लास्ट में जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट होगा, भले उसके बाद नॉन जीरो रहे चाहे नहीं रहे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ भी हो गया आपका 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर जीरो डेसिमल नंबर में हो तो शुरू के जितने जीरो होंगे वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और नंबर के बाद के जितने जीरो होंगे, नॉन जीरो के बाद वाले जितने जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जब डेसिमल दिया हो। अगर डेसिमल नहीं दिया हो तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अगर डेसिमल नहीं दिया हो तो ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे 0003005 लिखा जाए, इसमें और कुछ जीरो दे दिया जाए यहाँ पर। अब पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसमें देखेंगे कि पॉइंट कहीं नहीं है। तो जब पॉइंट कहीं नहीं है तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट वाले में शुरू के सारे जीरो छोड़ दिए जाते थे, लास्ट वाला हमको ले लिया जाता था। तो उसी तरीके से इसमें पॉइंट नहीं है तो शुरू के सारे जीरो काउंट किए जाएंगे और लास्ट वाला जो जीरो है उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी ये दो जीरो जो है ये आपको छोड़ दिए जाएंगे सिग्निफिकेंट में, ये काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का ये होगा। तो जीरो का सारा बात समझिए। जीरो में जो कंडीशन था कि जीरो अगर नंबर के बीच में रहता है तो वो होगा सिग्निफिकेंट। 1 से 9 तक के सब सिग्निफिकेंट होंगे ही। अगर पॉइंट वाला नंबर है तो शुरू के जीरो नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट में, बाद वाले सारे जीरो होते हैं। अगर बिना पॉइंट का नंबर हो तो शुरू वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, लास्ट वाला जीरो आपका छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर को देख लिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस सिग्निफिकेंट फिगर की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहते हैं तो कहीं आपको ऐड करना पड़ता है, कहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कहीं डिवाइड करना पड़ता है। और डिफरेंट नंबर में डेसिमल प्लेस के बाद अलग अलग नंबर डिजिट होते हैं। किसी में 3 डिजिट होगा, किसी में 2 डिजिट होगा, किसी में 4 डिजिट होगा, किसी में 5 डिजिट होगा। तो उसका रूल क्या है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें हमको क्या करना है,
तो आंसर क्या होगा, तो जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे कम डिजिट होता है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट, उतना लिखा जाता है। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, द आंसर और रिजल्ट, आंसर और रिजल्ट इज अप टू लीस्ट digit after decimal। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप ऐड कर रहे हैं 5.0034 और उसमें जोड़ दिए 28.02, किसी में हो गया 1.1 और सबको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ तो 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, पॉइंट हो गया तेरे में 1 2 3 इतना हुआ। तो अब आंसर कितना लिखेंगे, करेक्ट आंसर कितना होगा आपका, करेक्ट आंसर, तो इसमें देख लेंगे कि इसमें 1 2 3 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो सबसे कम किस में है, यहाँ पर है 1 डिजिट। तो सबसे कम 1 डिजिट है, तो हमारा आंसर जो होगा 1 डिजिट तक ही होगा। और 1 डिजिट तक हम लिखेंगे तो इसके बाद वाले सारे डिजिट को छोड़ेंगे, और छोड़ने में आपको अप्रॉक्सीमेशन का रूल ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 5 से ज़्यादा नंबर हो तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 5 से कम हो तो यहाँ छोड़ देंगे। अगर 5 हो तो 5 के बाद देखेंगे, यहाँ 5 है लेकिन 5 के बाद कुछ और डिजिट दिया हुआ है, नॉन जीरो डिजिट, तो वहाँ पर ऐड करेंगे। अगर 5 के बाद कुछ नहीं दिया गया है, केवल 5 है या उसके बाद खाली 0 0 0 ही दिया गया है, दूसरा कोई डिजिट नहीं है, तो उस केस में हम देख लेते हैं कि 5 जो हम छोड़ेंगे उसके पहले वाले नंबर को देख लेते हैं। अगर इवन है तो वैसे ही रह जाता है, ऑड है तो 1 ऐड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 34.15 रहता है, 5 के बाद कुछ नहीं रहता था, 5 के बाद 0 0 रहता है, तो हम उसका यहाँ चूँकि 1 है तो हम आंसर कितना लिखते, तो 34.2, क्योंकि 1 आपका ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा देते। अब वही अगर रहता कि 34.25 0 0 0, तो उस कंडीशन में 5 को हटाते लेकिन 2 को 2 ही रहने देते, 2 को 3 नहीं लिखते। तो इस तरीके से अगर 5 हटता है, 5 के बाद 0 वगैरह कुछ नहीं है, चाहे खाली 0 है, दूसरा कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो उस केस में 5 के हटने के बाद पहले वाला जो नंबर होगा वो हमेशा इवन नंबर आता है। यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, यहाँ तो 5 से कम है, हमको बस इतना ही तक लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34.1, यही आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होता है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आंसर और रिजल्ट इज अप टू मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मान लीजिए कि किसी में हम कोई एक नंबर लिए जिसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और दूसरा नंबर लिए उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर या अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, वो आंसर कहाँ तक लिखना चाहिए, प्रोडक्ट या क्वोशेंट को कितने डिजिट तक लिखना चाहिए। तो उसमें यही ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई का या डिवाइड का केस हो तो दोनों जो नंबर को जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसमें देख लीजिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं,
किसी एक नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, और जितने कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतना ही तक आपका आंसर होगा। तो जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आंसर दिया गया यहाँ पर 2.0053 और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया गया 1.2 से। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो गया 3.60104 और फिर हो गया 3.5002 63604 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर दे दिया। तो हमारा रिजल्ट तो इतना आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका कितना लिखेंगे, करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और इसमें 1 2 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, 2। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमको 2 डिजिट तक ही लिखना होगा। तो 2 डिजिट सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा कौन हुआ, लेफ्ट साइड से चलेंगे यहाँ पर, तो 2.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2.4। यही मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, बाकी वाले सबको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट डिजिट में हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल देखा। इसके बाद 2 और टर्म आते हैं इसमें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होते हैं, तो देखिए कोई भी वैल्यू हम लिख रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसमें एक टर्म आता है प्रिसीजन और एक आता है एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन ये बताता है कि किसी चीज़ का मेजरमेंट हम कितने हाई रिजोल्यूशन तक लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लिखता है किसी चीज़ का लेंथ मेजर करके कि 1.2 सेंटीमीटर, एक आदमी लिख रहा है कि 1.20 सेंटीमीटर, एक आदमी लिख रहा है कि 1.2000 सेंटीमीटर। तीनों का अगर हम मैथमेटिकली वैल्यू देखते हैं तो तीनों का वैल्यू लगभग सेम ही है, लेकिन हाईली प्रिसीज वैल्यू या हाई रिजोल्यूशन वाला वैल्यू कौन है, तो उसमें देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट तक जो वैल्यू दिया जाता है वो मैक्सिमम प्रिसीज या हाईली रिजोल्यूटेड वैल्यू होता है। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक है, यानी ये 2 आपका अनसर्टेन हो गया। इसमें लिखा हमने कि 1.020, तो इसका मतलब कि 1 और 2 फिक्स हो गए, 0 अनसर्टेन है। इसमें लिखा हमने कि 1.2000, तो इसका मतलब कि 1200 ये फिक्स हैं और लास्ट वाला 0 आपका अनसर्टेन हो गया। तो इसमें फिक्स नंबर इसमें ज़्यादा मिल रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक नंबर इसमें लिखा गया है। तो ये वैल्यू जो होगा ये आपका हाईली प्रिसीज प्रिसीजन वाला, चाहे हाईली प्रिसीजन वाला वैल्यू होगा या हाईली रिजोल्यूशन वाला वैल्यू होगा। तो प्रिसीजन की बात की जाए तो मतलब पॉइंट के बाद कितने स्मॉलेस्ट पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया है, कितने हाईली नंबर तक रिजॉल्व वैल्यू निकाला गया है, वो होता है हमारा प्रिसीजन। और उसके बाद आता है एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है जिसका गिवन लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी ने इसको मेजर किया, स्टूडेंट मेजर किए हैं, तो कोई किया है कि 1.6 सेंटीमीटर, कोई कर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, कोई कर दिया है 1.65 सेंटीमीटर। ये 3 मेजरमेंट दिए गए हैं।
तो इस मेजरमेंट में पूछा जाए गिवन लेंथ उसका दिया गया है, कैलकुलेटेड वैल्यू या जो भी एक्सेप्टेड वैल्यू है दिया गया है कि 1.5 है, और उस चीज़ का 3 आदमी 3 मेजरमेंट निकाला, तो पूछा जाए कि इसमें एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है या कौन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसके जो सबसे नियरर वैल्यू होगा, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है या गिवन वैल्यू है, उसके मोस्ट नियरर वैल्यू को हाईली एक्यूरेसी वाला बोलेंगे। तो मोस्ट एक्यूरेसी 1.5 पे भी है, ये भी 1.5 है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट हुआ, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हुआ, ठीक है। और अब पूछा जाए कि हाईली प्रिसीज्ड कौन है, तो हाई प्रिसीजन या हाई रिजोल्यूशन वाला ये नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो हाईली चाहे मोस्ट प्रिसीजन वाला वैल्यू ये हो गया, अब मोस्ट एक्यूरेसी वाला वैल्यू ये हो गया। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको अंतर क्लियर हो गया कि एक्यूरेसी जो होता है गिवन वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू के नियरेस्ट वाला वैल्यू होता है, मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू। हाई प्रिसीजन का मतलब कि डेसिमल के बाद वो सबसे ज़्यादा कितने पॉइंट तक डिस्कस किया गया है, ये वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन टॉपिक्स के बारे में आपका जो है वो देख चुके हैं। अब इस पर आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाएंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात आएगी कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से लॉ जनरली फॉलो किए जाते हैं हर केस में। तो इसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, जो बेसिकली आपका 11th क्लास में केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा वहाँ से। और अभी तक हम लोग जो पढ़े पार्ट 1 और 2 में, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को आप देख लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं स्टूडेंट हैं या नए व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट कंटिन्यूअस अपडेट आपको मिलता रहे और आप आसानी से टॉपिक वाइज A to Z समझ सकें। और अपने फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और इसमें आप अपनी तरह से जो कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, अपना वैल्यूएबल सजेशन हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको थंबनेल में मिल जाएगा दिया हुआ है, उससे नोट करके बताइए, ताकि हम उसमें और जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कर सकें, ताकि ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा ही यूजफुल हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।